हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं। हम इस पे 2 वीडियोस बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने जो है वो पहले तो इंट्रोडक्शन की थी कि इंट्रोडक्शन क्या होती है मैटर, फिर उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उसके बीच में उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, उसके पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ मैटर्स में जो अट्रैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं और कुछ में जो होती है वो वीक होती है। इन्हीं अट्रैक्शन के बेसिस पे जो है वो हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। वो अट्रैक्शंस कम या ज़्यादा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है 1.6 जिसके थ्रू हम समझेंगे कि अट्रैक्शंस कैसी होती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें हमें जो है इस एक्टिविटी में हमें बोला गया कि हमें 3-4 ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें मिनिमम जो है वो 4 या 5 लोग होने चाहिए, पर हर एक ग्रुप के अंदर 4 से 5 लोग हो। हमें क्या करना है, हर जो ग्रुप बनेगा उसमें एक दूसरे को होल्ड करना है। फर्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो ऐसे जैसे पिक्चर में बना हुआ एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे और हाथों को जो है वो एक दूसरे के बीच में जो है वो क्रॉस करेंगे और उनको एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे। एक ग्रुप ऐसा बनेगा। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा कि बस जो हाथ पकड़ के खड़े होंगे, पांचों जो भी उसमें मेंबर्स होंगे वो 5 मेंबर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। और जो थर्ड ग्रुप होगा उसमें जो मेंबर्स होंगे वो हाथ पकड़ेंगे नहीं, बस हाथों को एक दूसरे के हाथों को टच करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे हाथों को। एक तो होता कि हाथ को पकड़ के खड़े होना, एक होता बस हाथों को टच करके खड़े होना। तो थर्ड ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे के हाथ को टच करेंगे लेकिन उनको होल्ड नहीं करेंगे, टच करके खड़े हो जाएंगे लाइन बना के। तो बाद में अब क्या करना है, जब ऐसे 3 ग्रुप्स बन गए अब हमें उन सभी तीनों ग्रुप को ऐसे कहना है कि वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करें। जो मेंबर्स एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में ऐसे एक दूसरे को कमर से होल्ड करके खड़े हैं, सेकंड ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं और थर्ड ग्रुप में जस्ट उनको टच करके खड़े हैं, एक दूसरे के हाथों को उन्होंने टच किया हुआ। अगर हम बोलें कि हर ग्रुप को बोलें कि वो अब अलग अलग हो जाए, तो जो थर्ड वाला ग्रुप होगा जिसमें पर्सन्स ने सिर्फ एक दूसरे के हाथों को टच किया हुआ है, तो वो ग्रुप काफ़ी जल्दी एक दूसरे से अलग हो पाएगा क्योंकि उनका बस आपस में कॉन्टैक्ट या कोई फोर्स नहीं है, मीन्स उनके बीच में कोई होल्डिंग नहीं है जो उनको रोके। वो जैसे एक दूर जाएंगे तो उस आसानी से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड वाला ग्रुप होगा उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो एक हाथ छुड़वाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। पहले वो हाथ छुड़वाएंगे, उसके बाद वहाँ से मूव करेंगे। जब तक वो हाथ छूटेगा नहीं तब तक जो है वो वहाँ से हिल नहीं सकते। लेकिन जो थर्ड वाला ग्रुप होगा उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि उनको कमर से पकड़ा हुआ और जो बाजू हैं वो भी क्रॉस हुई हैं, तो उनको जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी अलग होने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो भी ऐसे ही होते हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली बंधे होते हैं, उनको हम टाइटली पैकिंग भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें काफ़ी लूज होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए काफ़ी इजीली जो है वो मूव कर पाते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें यही समझना है। लास्ट में इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो कौन सा ग्रुप जो इजीएस्ट होगा वो वाला ग्रुप इजीएस्ट होगा जिसमें सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के हैंड को टच किया है। उसका रीज़न ये होगा कि क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, वहाँ पे कोई होल्डिंग का फोर्स नहीं है, किसी ने एक दूसरे को पकड़ा नहीं हुआ जिसके कारण वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। Next, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum force। तो अब उन्होंने बोला कि अगर हम इन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम ये मान लें कि वो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर,
तो अब ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसके अंदर ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होगा, मीन्स कि जिनको अलग होने में सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो वो वाला कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट वाला ग्रुप होगा जिन्होंने एक दूसरे को कमर से होल्ड किया हुआ था, बाजुएं क्रॉस की हुई थी, तो वो वाला जो ग्रुप होगा उसके अंदर जो फोर्स होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहाँ पे होल्डिंग्स ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा होल्डिंग्स होंगी, जितनी ज़्यादा जगह से वहाँ पे पकड़ा होगा, उतना ही उनको एक दूसरे को छुड़वाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 है हमारे पास, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग them by hammering, cutting or the stretching. In which of the above these substances do you think the particles are held together with the greater forces? हमें क्या लेना है? हमें एक कील लेनी है लोहे की, एक पीस हमें चौक का लेना है और एक रबर बैंड लेना है। उसको फिर हमें तोड़ने की कोशिश करनी है। कील पे हम हथौड़ी मारेंगे, चौक को हम काट के तोड़ सकते हैं, रबर बैंड को हम खींच के तोड़ सकते हैं। आप अब ये सोचो कि किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा? उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब चौक को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे, थोड़ा सा उस पर जोर लगाओगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं। अगर जुड़े ना होते तो पहले वो चौक की शेप में ना होता, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जुड़े हुए थे कि उनको अलग ही ना किया जा सके। हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो टूट जाएगा, उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वो चूरा बन जाएगा। तो चौक को तोड़ना आसान होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली बाउंड नहीं है। और इसी तरह हमारा रबर बैंड जो होगा उसको भी आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी कील होगी उसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होंगे और उसको तोड़ पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगा? तो हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स जो आयरन नेल में होगा, उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.8, ओपन अ टैप वाटर, ट्राइंग ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, what could be the reason behind the stream of water remaining together? अगर आप ये एक्टिविटी घर पे आपने की भी होगी, अगर नहीं की है तो करके देखना। एक पानी की टैप ओपन करो, पानी की टूटी खोलो, आप जब उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो आप उस पानी के बीच में अपनी उंगली डालो। आप देखोगे कि जहाँ आपकी उंगली होगी वहाँ से तो पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, आपकी उंगली के दोनों तरफ से पानी निकलना शुरू होगा, लेकिन जैसे आपकी उंगली को क्रॉस कर लेगा पानी, नीचे जाके फिर से जुड़ जाएगा। जितनी जगह पे आपकी उंगली होगी उतनी जगह पे तो पानी जो है वो दो स्ट्रीम में बहेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी फिंगर क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद जो पानी नीचे फिर से जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण जैसे हमारी फिंगर क्रॉस होगी वो दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। तो पार्टिकल्स जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण जब आप पानी के बीच में ये फिंगर डालोगे तो जैसे ही पानी आपकी फिंगर को क्रॉस करेगा तो पानी की दो स्ट्रीम्स बनेंगी, वो आपस में मिल जाती हैं। वो इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स पानी को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण वो फिर से एक सिंगल धारा बन जाती है, सिंगल स्ट्रीम बन जाती है। आप ऐसा करके देख सकते हो। इन द above activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particles of the matter have force acting between them। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। यही फोर्स जो है वो सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे में बांध के रखता है, एक दूसरे के साथ बना के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये जो फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, किसी मैटर में वो ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, हमें बताना है कि कौन सी मैटर है। चेयर एक मैटर है, एयर एक मैटर है, लव जो है वो एक फीलिंग है, वो एक मैटर नहीं है, हेट भी एक फीलिंग है, अलमंड जो है वो मैटर है, थॉट विचार होते हैं वो भी जो है वो हमारे मैटर में नहीं आएंगी, ठंडा जो है वो एक सेंसेशन है तो वो भी नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम वो भी एक सेंसेशन है, वो भी मैटर नहीं है। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold
फूड यू हैव टू गो क्लोजर। तो हमें बोला गया कि अगर कोई गरम गरम खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। अगर हम दूर भी हों उससे तो भी हमारे तक स्मेल आ जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना हो तो उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आती है। तो उसका रीज़न हमें बताना। तो इसका रीज़न हमने देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और उतना ज़्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम करेंगे उतनी ज़्यादा उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे। अब अगर कोई खाना गर्म है तो गर्म होने के कारण उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो है वो हमारा पार्टिकल्स जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा दूर तक जो है वो स्मेल जा पाएगी। नेक्स्ट है, a diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो जो ड्राइवर है वो पानी में जो है वो कट डाल देता है जब वो स्विमिंग पूल में तैरता है, तो ये जो है वो अट्रैक्शन के कारण होती है। पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है उसके कारण ये होता है। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो उनकी सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट करती है। सेकंड, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो लगातार मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक जगह पे रुके नहीं होते, कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं। थर्ड, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। फोर्थ ये है कि उनका जो उनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये हम जो है वो पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्शंस होती हैं उनके बेसिस पे जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट states? We can see that the matter around us exists in the 3 different states, solid, liquid and gas। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो हम ये देख पाते हैं कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of the matter। ये स्टेट्स इसीलिए बनती है क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत ही वेरिएशंस होती हैं। उन वेरिएशंस के कारण ही जो है ये 3 स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्टेट्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन द डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट क्या है? आपने जब आप छोटे थे तो आपने सॉलिड की एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि सॉलिड चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनका मास होता है और जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट मास होता है, वो एक शेप, उनकी पक्की फिक्स शेप होती है, उनकी शेप कभी चेंज नहीं होती है, और वो जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एक्टिविटी 1.9 में हमारे पास है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। हमें जो है वो कुछ आर्टिकल्स जो है वो कलेक्ट करने। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड द। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं उन सभी आर्टिकल्स की जो है वो हमें अपनी नोटबुक में शेप बनाने की कोशिश करनी है, उनके अराउंड जो है वो पेंसिल को चला के। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या सभी जो भी हमने आर्टिकल्स लिए सभी के पास डेफिनेट शेप है? हाँ जी, सभी के पास डेफिनेट शेप होगी। आपने पेन लिया तो उसकी शेप भी वैसी, ऐसा नहीं है कि आपने आज पेन लिया था तो वो सीधा था, सुबह आप देखोगे तो वो राउंड हो गया या उसकी शेप किसी और तरह की होगी, ऐसा नहीं होता। जो भी सॉलिड्स हैं उनकी शेप जो है वो हमेशा एक
एक जैसे ही रहते हैं, उनकी बाउंड्रीज होती हैं, उनका जो है वो फिक्स वॉल्यूम भी रहता है, उन्होंने फिक्स जगह को घेरना है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा अगर हम उनको हैमर करेंगे, पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो इससे जो है वो टूट सकते हैं, उन पे अलग अलग जो है अलग अलग इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं? डिफ्यूज होने का मतलब होता है मिल जाना। क्या हम इन चीज़ों को आपस में डिफ्यूज कर सकते हैं? ट्राई कंपैरिजन देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम, हमें क्या करना है, उनको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। किसी भी आप पेंसिल ले लो, पेन ले लो, उस पर फोर्स लगाओ, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो और देखो कि क्या आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो। तो आप नहीं कर पाओगे। आप कोई भी लकड़ी ले लो, फ़ोन ले लो, आप कोई भी सॉलिड चीज़ ले लो, उसको दबाने की कोशिश करो तो वो दबेगी नहीं। कोई सॉलिड स्टेट दबती नहीं है, वो कंप्रेस नहीं होती। आप उस पर जितना मर्जी फोर्स अप्लाई करो वो कंप्रेस नहीं होती है। All the above are the examples of the solid. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and the fixed volume. तो ये सभी solids हैं और हमें पता है कि solid के पास definite shape होते हैं। definite का मतलब होता है fix, उनकी shape जो है वो हमेशा fix रहती है, ऐसा नहीं कि उनकी shape change हो जाए। उनकी boundaries होती हैं fix और उनका fix volume होता है। That is हैव द अनएलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनके जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये बिल्कुल ना के बराबर होती है। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ एक आधे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है, नेलिजिबल ही होता है। इसीलिए हम ये कह ही सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम दबा नहीं सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। आप कोई भी सॉलिड चीज़ उठा के देख लो, उसको दबाने की कोशिश करो, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। आप लकड़ी की कोई भी चीज़ ले लो, उससे दबाने की कोशिश करो, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को रिटेन कर पाते हैं, मेंटेन करके रख पाते हैं जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। आप कोई भी सॉलिड चीज़ लो, उस पर फोर्स लगाना शुरू करो तो वो कोशिश करेगी कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे, अपनी शेप को वैसे ही बना के रखे। ये हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगी। वो टूट ज़रूर सकती है लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगी। तो सॉलिड्स के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखें। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर द रिजिड। तो सॉलिड्स पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो टूट सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी शेप बदल दें। तो सॉलिड्स कभी भी अपनी शेप नहीं बदलती। अगर हम उन पे एक्सेस फोर्स अप्लाई कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो हो सकता है कि वो टूट जाएंगी, लेकिन वो शेप नहीं बदलेंगी। इसीलिए हम उनको रिजिड बोलते हैं। रिजिड का मतलब होता है कि अपनी शेप में हमेशा फिक्स रहना। रिजिड का मतलब अपनी जगह पे ही रहना, जैसा है वैसा ही रहना, उनको हम रिजिड बोलते हैं। Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? आप एक रबर बैंड के बारे में इमेजिन करो। अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो अपनी शेप को बदल देता है। रबर बैंड को खींचेंगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। क्या फिर भी इसको सॉलिड बोलेंगे? हाँ, इसको सॉलिड बोला जा सकता है। रबड़ जो है वो सॉलिड है। जब हम इस पर शेप अप्लाई करते हैं तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के कारण ये जो है वो अपनी शेप को चेंज कर देता है, लेकिन जैसे हम इसमें से फोर्स लगाना बंद करते हैं तो ये वापस जो है वो अपनी शेप को गेन कर भी लेता है। व्हाट अबाउट द शुगर एंड द सॉल्ट व्हेन kept in a different jar takes the shape of the jar, are they solid? बोल रहे हैं कि क्या शुगर और सॉल्ट, जिनको अगर हम किसी जार में रखते हैं तो उसी जार की शेप को अटेन कर लेते हैं, क्या उनको सॉलिड बोलेंगे? हाँ, तो वो भी सॉलिड हैं, क्योंकि अगर हम सिंगल शुगर के दाने की बात करें या सिंगल सॉल्ट के दाने की बात करें तो उनकी शेप तो फिक्स है, उनकी शेप तो नहीं चेंज हुई। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने गोल जार में जो है वो शुगर डाल दिया तो शुगर के जितने दाने थे वो सारे गोल हो गए हों, ऐसा नहीं है। शुगर के दानों की शेप वैसी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो काफ़ी सारे दाने हमने जार के अंदर डाले थे उनकी शेप चेंज हुई है। लेकिन सिंगल पार्टिकल या अगर एक दाने की बात करें तो उसकी शेप अभी भी फिक्स है, तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे।
उसके बाद है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो स्पॉन्ज जो है वो भी एक सॉलिड है, उसको हम इसीलिए कंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि उसमें जो है वो होल्स काफ़ी होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण उसको कंप्रेस करना आसान हो जाता है, लेकिन वो अभी भी सॉलिड की तरह होती है, वो सॉलिड ही होती है स्पंज। तो यही बातें यहाँ नीचे लिखी भी हुई है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज द रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो रबर बैंड पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो अपनी शेप चेंज कर देता है, जैसे हम फोर्स को रिलीज करते हैं, फोर्स देना बंद कर देता है, तो वो फिर से अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट भी सकता है। द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर और द सोल्ट क्रिस्टल रिमेन द फिक्स, जो हर शुगर के दाने की या फिर सोल्ट के दाने की जो शेप है वो हमेशा फिक्स रहती है। वट एवर इट इज़ टेक इन टू अवर हैंड, अगर हम इसको अपने हाथ में रखेंगे या फिर किसी भी चीज़ में रखें तो इसकी शेप जो है वो हमेशा सेम रहती है, इसी कारण इसको हम सॉलिड बोलेंगे। स्पंज में जो है वो होल्स होते हैं, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर जो है वो एक्सपेल आउट होती है, एयर बाहर आ जाती है, जिसके कारण हम उसको आसानी से जो है वो कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये हमारी होगी सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो अच्छे से सब चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।